हे एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। मींस हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता कैसा है। सबको क्या लगता है कि हमारे अर्थ के नीचे क्या है, केवल पानी पानी है, ग्राउंड वाटर है, बट इट इज नॉट। बहुत सारी चीजें हमारे अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर क्या क्या है। अर्थ के अंदर 3 लेयर है। क्या स्ट्रक्चर है अर्थ का, आज हम वो बात करने वाले हैं। अर्थ का स्ट्रक्चर है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है वो अपर पार्ट है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है वो अपर सॉलिड पार्ट है, बहुत ज्यादा रिजिड है, ये रिजिड लेयर है। इसमें भी दो है, एक है ओशियनिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मेंटल is also divided into two parts, upper mantle and lower mantle, inner core and outer core। कोर भी डिवाइडेड है दो पार्ट में। आउटर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, सॉरी ये लिक्विड फॉर्म में, और ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में। इसका क्या रीजन है ये भी मैं बताऊंगी, सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहली बात, हमें स्ट्रक्चर मालूम कैसे पड़ता है। दो सोर्सेज होते हैं, विच इज डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्स। अभी हम वो डिस्कस करते हैं कि हम सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ मालूम कैसे पड़ता है। हम डायरेक्टली तो जाके इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतनी ज्यादा डेंसिटी है, तो हम अंदर जाके तो पता नहीं लगा सकते। तो कुछ सोर्सेज होते हैं जो कि डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। डायरेक्ट सोर्सेज जो है उसमें क्या आ गया, पहली बात तो वॉल्केनिक इरप्शन आ गया। वॉल्केनिक इरप्शन से हमें डायरेक्ट मालूम पड़ता है जो अंदर का जो भी मटेरियल बाहर आ रहा है वो क्या बताता है, वो हमें उसके मिनरल्स के बारे में बताता है, कितनी डेंसिटी से निकला, क्योंकि वो क्रस्ट के नीचे से ही तो निकल के आ रहा है। वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है, एस्थेनोस्फीयर होता है क्लियर, उसके नीचे से ही वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो उससे डायरेक्ट सोर्स है, वो अंदर से अपने आप निकल के आ रहा है, तो उससे हमें मालूम पड़ रहा है, तो डायरेक्टली पता लग रहा है। और सरफेस रॉक से, कि रॉक कैसी है हमारी सरफेस की, पेरेंट रॉक कैसी है, तो उससे हमें सरफेस से मालूम पड़ रहा है, सरफेस रॉक से, कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसा। फिर डीप ओशन ड्रिलिंग, एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो उसमें सबसे ज्यादा डीपेस्ट ड्रिलिंग जो है वो कोला फील्ड में, आर्टिक ओशन में की गई थी, जो कि रशिया में है, 12 किलोमीटर तक। इससे मतलब क्या मालूम पड़ेगा, हर एक किलोमीटर पर मालूम पड़ता था क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या मिनरल्स मिल रहे हैं, कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट सोर्सेस से मालूम पड़ा कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसा अर्थ का। माइनिंग से भी पता लगा, माइनिंग जो है, गोल्ड माइनिंग हुई थी साउथ अफ्रीका, तो वो 3 to 4 किलोमीटर तक ही माइनिंग कर पाए। इसके बाद जो है बहुत ज्यादा सॉलिड होता है वो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वहां पे मशीन भी फेल कर जाती है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की। इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या होता है। इनडायरेक्ट सोर्सेज में लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, हम बात कर चुके ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले हम जो लेक्चर पढ़ा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, उसमें मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा होती कहाँ पर है और क्यों होती, मैंने रीजन भी दिया था। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, बता सकता है कोई, इक्वेटर पे या पोल्स पे। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए सेशंस को। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर दीजिए। तो वो क्या रिटेंशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा आपके। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, आप सुन रहे हैं। बट जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तब तक कुछ याद नहीं होगा। एक लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता, वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, रिटेंशन पावर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे रोल केवल सिर्फ मेरा 5% है, 95% आपका रोल है। तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए सेशन को। तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि कहाँ पर होता है, इक्वेटर पे होता है, पोल्स पे होता है। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ उसको। अब हम बात करें मीटियोर्स की। मीटियोर्स क्या होते हैं। मीटियोर्स मीटियोर्स के बारे में हम बता देते हैं। मीटियोर्स जो है मतलब एक तो एस्ट्रॉइड होते हैं। जब हमारे प्लैनेट्स बन रहे थे, कैसे बने थे, ये सब डिटेल में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो एस्ट्रॉइड था, मीटियोर था, मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड जो मतलब इनकी वो होती है कि कितनी थिकनेस है इनकी,
कितनी लंबाई है, तो उस हिसाब से वो डिस्टिंक्ट किए जाते हैं। एस्ट्रॉयड हो गया, मीटेरोइड हो गया, मतलब जो बच गए थे ना पार्ट्स, जब ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी उस टाइम बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ था, एक्रीशन के थ्रू जो चिपक गए, प्लैनेट्स बन गए, सन बन गया। उसके बाद जो जो पार्ट्स बचे पत्थर के, तो वो एस्ट्रॉयड बन गया, मीटियोर बन गया। तो मीटियोर मीटियोर क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अगर ये मेसोस्फेयर में आ गया मीटियोर जो है मीटेरोइड, ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया और ये मीटियोर बन गया, अगर ये बर्न हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। बोलते कि तारा टूट रहा है, विश मांग लो। वो तारा नहीं टूट रहा होता, वो मीटियोर बर्न हो रहा होता है। बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है और ये वहां पे ही बर्न हो जाता है। तो जब ये दिखता है ना, तो हम बोलते शूटिंग स्टार है, इसमें विश मांग लो। विश नहीं मांगनी होती, वो शूटिंग स्टार है, वो मीटियोर है जो बर्न हो रहा है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के थ्रू। ठीक है, मीटियोर से मालूम पड़ता है। फिर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से मालूम पड़ता है जब अर्थ शेक कर रही होती है, तो उससे ही हमें मालूम पड़ता है कि क्या क्या कंपोजिशन है, कहाँ से सीस्मिक वेव्स जो होती हैं, उससे ही डिसकंटिन्यूटी पढ़ाऊंगी, उसी से ही बनी थी डिसकंटिन्यूटी, कि कौन कौन सी क्रस्ट पे कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। मैग्नेटिक फोर्सेस से, सोर्सेस से मालूम पड़ता है, मैग्नेटिक सोर्सेस से। यस, तो इन सब चीजों से मालूम पड़ा कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसा। अब हम बात करते हैं कि क्रस्ट मेंटल और कोर की। ये मैंने बताया क्रस्ट मेंटल एंड कोर। अब हम बात करते हैं इन डिटेल क्रस्ट मेंटल और कोर की बारे में। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट जो है वो किससे मिलकर बना है? सिलिका एंड एल्युमिनियम। इसकी थिकनेस क्या है? 5 to 70 किलोमीटर, मीन 0 to 70 किलोमीटर। इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा पतली लेयर है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है एज कम्पेयर टू मेंटल एंड कोर। कोर बहुत, मेंटल जो है बहुत ज्यादा, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा मास है, इसका 1% है और मास ही 1% है। ये कैसी है? सॉलिड लेयर है, ब्रिटल और रिजिड लेयर है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लैंड पार्ट है क्रस्ट का, और ओशियनिक क्रस्ट जो है वाटर पार्ट है क्रस्ट का। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस ज्यादा है, बट वो लाइटर है, डेंसर नहीं है, वो बहुत ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है रॉक का, वो बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है। बेसाल्टिक रॉक भारी होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेनाइटिक रॉक, डेंसर होता है। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ओशियनिक क्रस्ट क्यों भारी है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ बसाल्टिक रॉक। बट अगर हम बात करें कि इसका जो है वो कौन से मिनरल्स में रिच है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो है सियाल, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। और सीमा की बात करते हैं, मीन्स सीमा प्रेजेंट है ओशनिक क्रस्ट में, मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट है। इसका जो है मिनरल्स मिलते हैं ओशनिक क्रस्ट पे। ओशनिक क्रस्ट इतनी पतली क्यों है? क्योंकि मैग्मा की वजह से। अगर 2 कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो है या 2 ओशनिक क्रस्ट जो है वो डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने के बाद एक लेयर बनती है, उसके बाद मैग्मा जो इरप्ट कर जाता है, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई भी हो जाता है। तो इस वजह से ये जो क्रस्ट है बहुत ज्यादा जल्दी बनती है, इसलिए बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, तो वो किस किस एलिमेंट से मिलके बनी है। तो ये बनी है 8 एलिमेंट से, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये 8 एलिमेंट्स हमें याद रखने अच्छे से। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अगर हम बात करें कि जो लेयर्स जो हमने पढ़ा, कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स के बेसिस पे, तो उस वो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो ओशियनिक क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट ज्यादा हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट ज्यादा हैं। पहली बात, 4 एलिमेंट सेम है, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, सेम एज इट इज यहाँ पे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन मीन्स Fe।
ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ओशियनिक क्रस्ट में कौन कौन से मिलेंगे? कैल्शियम, सॉरी आयरन के बाद मिलेगा मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम नहीं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देन कैल्शियम देन सोडियम। और इसमें क्या क्या मिलेंगे? इसमें मिलेगा कैल्शियम, मैंने इसका बता दिया था, सोडियम देन पोटेशियम। ठीक है, अगर हम इनको बस ऐसे ही याद रखना है, इनको हमें ऐसे ही याद रखना है, ये जो है ऑर्डर में सबसे ज्यादा से सबसे कम। ये इसका अगर हम बात करें कि ओशियनिक क्रस्ट में ऑक्सीजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट कितना ज्यादा मास में है बाय मास, तो ये 43% है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 46% है। रफली हम 47% बोल सकते हैं। ये हमें याद रखना है। क्रस्ट की बात हुई खत्म। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। मेंटल जो है वो किससे मिलकर बना है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से। इसका थिकनेस जाता है 2900 किलोमीटर तक का। बाय वॉल्यूम मैंने बताया सबसे ज्यादा कवर करता है 84%, बाय मास भी सबसे ज्यादा है 68%। डिवीजन जो मैंने बता दिया पहले ही, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। टॉप लेयर जो है वो सॉलिड पार्ट की है, और अपर लेयर भी जो अपर मेंटल है उसमें भी जो है, जैसे कि सपोज करो मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल के ऊपर जो है एक सेमी मोल्टन फॉर्म का ये रहा एस्थेनोस्फीयर जो है वो फ्लोट कर रहा है। सेमी मोल्टन फॉर्म है, विस्कस बोल सकते हैं, जेली लाइक फॉर्म में है, जिसके ऊपर सारी टेक्टोनिक प्लेट्स, जहाँ पे हमारी अर्थ जो है 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, और थोड़ी थोड़ी माइनर प्लेट्स में भी डिवाइडेड है। तो वो किसके ऊपर फ्लोट कर रही है? वो जो है चिपचिपा सा होता है सेमी मोल्टन फॉर्म एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। ये हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। टॉप लेयर जो है सॉलिड फॉर्म में। और अगर हम बात करें क्रस्ट की और अपर मेंटल की, थोड़ा सा पार्ट जो है अपर मेंटल का, दिस इज, सपोज करिए दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। थोड़ा सा पार्ट लीजिए, इसका एस्थेनोस्फीयर फ्लोट करा, इसके नीचे है लोअर मेंटल। तो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल मिलके बनता है लिथोस्फीयर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर मैंने बता दिया, ये रिवाइज हो जाता है अच्छे से, मैं पहले बता देती हूँ फिर रिवाइज हो जाता है। क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर। और जो एस्ट्रोस्फीयर जो फ्लोट कर रही है जिसपे टेक्टोनिक प्लेट्स, वो जो है वो भी अपर मेंटल का पार्ट है, ये नहीं वो डिवीजन है। एस्थेनोस्फीयर जो है अपर मेंटल का ही पार्ट है, वो सेमी मोल्टन फॉर्म में। इसके नीचे से ही मैग्मा इरप्ट होता है, वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वो एस्थेनोस्फीयर के नीचे से ही होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो क्या टेक्टोनिक प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर से ही तो होगा मैग्मा जो इरप्ट होगा, वोल्केनिक इरप्शन जो होगा। लिथोस्फीयर की जो थिकनेस वो वेरी करती है 10 to 200 किलोमीटर। किस पे डिपेंड करती है वो? ओशियन और कॉन्टिनेंट पे। ओशियन पे जो है वो थोड़ी कम होगी लिथोस्फीयर की थिकनेस, और कॉन्टिनेंट पे थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ क्यों थिकनेस ज्यादा है और क्यों थिकनेस कम है ओशियनिक क्रस्ट की। अब हम आते हैं कोर पे। कोर जो है वो निकेल और आयरन से मिलकर बना हुआ है, इसका वॉल्यूम जो है वो 15% है, और बाय मास वो कितना कवर करता है? 31%। ठीक है, इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर जो सॉलिड फॉर्म में है और आउटर लेयर लिक्विड फॉर्म में है। क्यों है ये मैं बता देती हूँ। आउटर लेयर क्यों लिक्विड फॉर्म में है? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाँ, क्योंकि ये बताना भूल गई मैम कि ये वाली जो लेयर्स है, ये रहा डायग्राम, ये जो है इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी डेंसिटी जो है बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम नीचे गए वैसे हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता गया। तो ये जो है कोर जो है उस पे क्यों है लिक्विड? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है। और इनर लेयर जो है वो सॉलिड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में है।
और ये आउटर लेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैग्नेटिक जो है फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड रहती है। क्योंकि सन जो है वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज करता है, उससे हमारी अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। अगर मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होती तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो जनरेट होती हैं उसी से हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड है। उसी से ही हमारा जो है, आगे चल के बताऊंगी, जो बोरियलिस बनता है मीन्स नदर्न पार्ट में, आर्टिक आर्टिक साइड में, तो वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो सब बताएंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाते इसको, धीमे धीमे करके याद करेंगे, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से याद होगा और हमारा बेस भी स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा सब कुछ स्ट्रांग है और हम यूपीएससी का प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डायनेमिक है, डायनेमिक की वजह से कॉन्सेप्ट अगर हमारे अच्छे हैं, अगर हमारा स्टैटिक पार्ट थोड़ा स्ट्रांग है, तो हम उसको अच्छे से अपना स्ट्रांग बेस बना के प्रीलिम्स को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें डिसकंटिन्यूटी है, कि कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी बनी कैसे, सिस्मिक वेव्स की वजह से, कि हर जगह कंपोजिशन अलग अलग था, हर लेयर पे कंपोजिशन अलग होने की वजह से वहां पे क्या डिसकंटिन्यूटी बन गई। तो कॉन्कर डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, वो है बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। वो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। रेपती डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, अपर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, एंड लेमेंट डिसकंटिन्यूटी है आउटर एंड इनर कोर के बीच में। ये सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं, सी एम आर जी एल मीन सीएम ने आरजीएल, ऐसी कुछ बना के ट्रैक बना के अच्छे से याद कर सकते हैं कि इनके बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। सीएम जो है कैसे बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे और बच्चों को भी पता लग जाए। आगे से मैं बना के लाया करूंगी थोड़ी ट्रिक्स वगैरह, इससे जो हेल्पफुल हो जाती है चीजें, अगर एग्जाम में आता है तो हमारा गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्रस्ट ये बता दिया, कॉन्कर डिसकंटिन्यूटी, मोह डिसकंटिन्यूटी, रिपीटी डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग एंड लीमेंट डिसकंटिन्यूटी। अभी ये होता है हमारा पूरा सेशन खत्म। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो है वो इन डिटेल डिस्कस करना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टिल देन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा और बूस्ट अप होगी चीज़ें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ, कि पढ़ रहे हो आप लोग और मुझे कुछ करना है। ठीक है, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट में बताइएगा कहाँ पे ज्यादा है ग्रेविटी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, पोल्स पे इक्वेटर पे। टिल देन बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।